Hello students, today taught about we are learn about molecular biology. So this is the very first class which is related to molecular biology and here we go. Molecular biology सबसे पहले हमारे माइंड में क्वेश्चन अराइज होता है कि what do you mean by molecular biology? So first of all we have to such an idea, basic idea about molecular biology, that is it is made up of molecule and biology. So it is a branch of biology in which we have to study about some molecular basis of biological activities. तो जो भी हमारी बॉडी में जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज हो रही हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे जो कि मॉलिक्यूल से रिलेटेड है, यानी कि मॉलिक्यूल्स के लेवल पे जाकर हम उस चीज के बारे में स्टडी करेंगे जिसको हमने क्या नाम दिया है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। और जो भी लोग इसकी स्टडी करते हैं, फॉर एग्जांपल इफ वी आर स्टडिंग अबाउट दैट, सो वी आर आल्सो called as molecular biologist. So whom we are a molecular biologist if we studied about molecules related to biological activities. Okay, now molecular biologist कौन होते हैं एक बार और हम देख लेते हैं। The person who studies about molecular interaction which happens inside our living cells and organisms that are living organism to explain the performance and function of life, यानी कि फंक्शन और परफॉर्मेंस जो भी हमारी लाइफ की है, जो लाइफ कैसे चलती है, लिविंग बीइंग कैसे वर्क करते हैं, उनकी बॉडी ऑर्गन्स किस तरह से वर्क करते हैं, ये सारा का सारा जो भी पर्सन स्टडी करता है वो क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट कुछ फेमस जो हुए थे पहले के टाइम पे, तो उन लोगों के कुछ नाम हैं जो मैंने इसमें दिए हुए हैं, दैट आर टैमिन एंड बाल्टीमोर, मिचर, विल्किंस, रोजलिन फ्रैंकलिन, वाटसन एंड क्रिक, ग्रिफिथ, एवरी मैकलॉर्ड, मैकार्टी, मिजल्सन एंड स्टॉल एटसेट्रा। तो ये सब क्या है, ये सब जो है वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट हैं। अब जो चीज़ हम नेक्स्ट देखेंगे जो बहुत ही ज़्यादा एक तरह से कहा जाए कि बेसिक है, वो जो चीज़ है कि व्हाट डू यू मीन बाय, जैसे हमने ये तो देख ही लिया कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से हम क्या समझते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट कौन होते हैं। लेकिन और भी अगर हम इसे सिंपल लैंग्वेज में देखें तो जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है उसे हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि ये किससे मिलके बना है, मॉलिक्यूल प्लस बायो प्लस लॉजी। यानी मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू एटम्स। तो दो या दो से ज्यादा जो एटम से मिलकर बनता है वो तो है मॉलिक्यूल। बायो का मतलब हम सब जानते ही हैं कि बायो का मतलब होता है लाइफ, यानी कि लिविंग बीइंग से जो भी रिलेटेड है वो मॉलिक्यूल्स। और लोगी का मतलब होता है लोगस, जिसे हम लैटिन भाषा में लोगस कहते हैं, विच मीन्स टू स्टडी। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इन शॉर्ट क्या हो गया कि जो लिविंग बीइंग्स में जो भी मॉलिक्यूलर सिस्टम हो रहा है, जिस तरह से फंक्शन कर रहा है मॉलिक्यूल लेवल पर, कोई ऑर्गेनिज्म है या सेल है, उसकी जब हम स्टडी करेंगे दैट इज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ओके, यहाँ तक क्लियर है? एनी डाउट? ठीक है, तो अब आगे हम देखते हैं जो कि है न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं, हम न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक से अगर चलते हैं तो न्यूक्लिक मीन्स किससे मिलके बना है, न्यूक्लियस से रिलेटेड है। तो न्यूक्लिक का मीन्स क्या होगा, फ्रॉम न्यूक्लियस या फिर इन न्यूक्लियस। तो जो भी एसिड्स हैं या जो भी चीज़ें मॉलिक्यूल्स हैं या जो भी न्यूक्लियस से रिलेटेड या न्यूक्लियस के अंदर जो भी फंक्शन हो रहा है, वो चीज़ें कहाँ से स्टार्ट होंगी, न्यूक्लिक वर्ड से स्टार्ट होंगी। तो अगर हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में, तो न्यूक्लिक का मतलब तो होता है इन द न्यूक्लियस या फ्रॉम न्यूक्लियस।
और एसिड्स का मतलब होता है विच मॉलिक्यूल कंटेन एसिडिक ग्रुप, यानी कि एसिडिक ग्रुप जिन मॉलिक्यूल्स में होगा। एसिडिक ग्रुप कौन सा होता है, ये सब आप लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी तो हम सबको पता है कि एसिडिक ग्रुप क्या होता है, COO OH, COOH। ये जो ग्रुप है ये कौन सा ग्रुप है, एसिडिक ग्रुप। तो जो भी एसिडिक ग्रुप है वो एसिडिक ग्रुप क्या है, न्यूक्लियस के अंदर जब वर्क कर रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे, न्यूक्लिक एसिड्स। ओके, तो न्यूक्लिक एसिड के बारे में यहाँ तक आप लोगों को सब क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि हाउ मेनी टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स आर देयर। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। व्हाट आर दे, आप लोगों को जैसे कि पता ही है, हम लोग ने हमेशा पढ़ा है, छोटी क्लासेस में भी देखा है कि फर्स्ट इज व्हाट, DNA एंड सेकंड इज RNA। तो सबसे पहले जो है वो है DNA। इसका फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो जो डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड है वो क्यों इसे डीऑक्सीराइबोस का है, बिकॉज इसके स्ट्रक्चर जिसको कि हम बायोकेमिस्ट्री में और डिटेल से देखेंगे तो उसमें क्या होता है कि जो न्यूक्लिक एसिड है वो डीऑक्सीराइबोस शुगर उससे अटैच होती है, और डीऑक्सीराइबोस शुगर का जो भी स्ट्रक्चर है वो हम आगे डिटेल में देखेंगे, जिससे कि हमें DNA और RNA के बीच में जो भी डिफरेंस हमारा होता है वो समझ में आएगा। तो यहाँ तक ये चीज हो गई, ठीक है। हाँ रिया, हेलो, आर यू एंजॉइंग योर स्टडीज? ठीक है, तो ये यहाँ तक समझ में आ रहा है, रिया समझ में आ रहा है, कोई डाउट तो नहीं है? ओके, तो अब हम आगे देखते हैं। आगे है हमारा कि अ, किस तरह से जो है हम, सो व्हाट इज RNA? RNA is ribose nucleic acid, and this is the basic difference between DNA and RNA, that DNA having deoxyribose sugar and RNA having ribose sugar, जो कि हम स्ट्रक्चर वाइज भी इसका देखेंगे जब हम आगे फर्दर स्टडी करेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हमने पढ़ा, DNA। DNA है कि टू स्ट्रैंड्स, DNA के हम सभी को पता है कि टू स्ट्रैंड्स होते हैं। हमने जो हमारी छोटी क्लासेस हैं उसमें भी देखा है DNA का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, डबल स्ट्रैंडेड। ठीक है, और ये किसी किसी केस में ये सिंगल स्ट्रैंड भी हो सकता है, तो इट डजेंट मैटर, बट बेसिकली जो जनरल फॉर्म में होता है ये डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में ही हमें मिलता है। नेक्स्ट आता है RNA। RNA हमें जनरली सिंगल स्ट्रैंडेड मिलेगा, लेकिन कभी कभी ये कैसा मिलता है, हमें डबल स्ट्रैंडेड भी देखने को मिल जाता है। ओके, इस फॉर्म में। अब इसमें डिफरेंस क्या रहता है, डिफरेंस ये रहता है कि एक तो इसमें DNA में डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है और RNA में कौन सी शुगर होती है, राइबोस शुगर। और एक डिफरेंस और होता है, जो इसके नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं जो हम आगे स्ट्रक्चर्स में देखेंगे, उसमें आप लोगों ने पढ़ा भी होगा छोटी क्लासेस में कि DNA में क्या होता है, थाइमिन होता है, और यूरेसिल किसमें होता है, RNA में। तो ये भी एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो DNA और RNA को डिफरेंट बनाता है। और थाइमिन और यूरेसिल का भी स्ट्रक्चर हम आगे डिस्कस करेंगे, उसमें भी बेसिक थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस होता है, जो कि थाइमिन को क्या बना देता है, यूरेसिल। तो ये चीज़ हम बेसिक आगे देखेंगे अपने नोट्स में, और आगे जो भी स्टडी करेंगे उसमें हम लोग इसको और डिटेल में देखेंगे। फिलहाल हम आते हैं जेनेटिक मटेरियल पे। तो व्हाट डू यू मीन बाय जेनेटिक मटेरियल? सो जेनेटिक मटेरियल आर द मटेरियल विच passes from generation to नेक्स्ट जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन से जो नेक्स्ट जनरेशन में जो भी मटेरियल पास होगा, यानी कि मटेरियल मीन्स व्हाट, या तो DNA पास होगा या RNA पास होगा। तो DNA या RNA जब फर्स्ट जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में पास होता है तो वही जेनेटिक मटेरियल है हमारा, जो कि
हेरिडिटरी इंफॉर्मेशंस अपने पे कलेक्ट रखता है, यानी यहाँ पर क्या होंगी, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशंस होंगी, इस वाले स्ट्रैंड पे होंगी, नेक्स्ट स्ट्रैंड पे भी होंगी, और ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स इस तरह से अटैच होकर एक या तो डबल स्ट्रैंड बनाएगा या सिंगल स्ट्रैंड बनाएगा। तो इस तरह से इंफॉर्मेशंस जो है वो लोकेटेड रहेंगी, जो कि हम और डिटेल में आगे देखेंगे जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे डीएनए आरएनए का। तो फिलहाल बेसिक हम देख रहे थे ये है कि जनरली क्या होता है कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल की फॉर्म में यूज में आता है, बट कुछ ऑर्गेनिजम्स में आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल हो सकता है और प्रोटीन भी हो सकता है। प्रोटीन किन में होता है, प्रोटीन एक जो वायरस की जो प्रजाति है विरियन, उसमें क्या होता है कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो किस फॉर्म में होगा, अपने प्रोटीन की फॉर्म में पास होता है जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ओके, तो ये चीज़ है। नेक्स्ट जो भी है, थोड़ा सा ही गलत हो गया, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देती हूँ। तो ये जो है, यहाँ तक की बात हमने की कि जेनेटिक मटेरियल क्या होते हैं, किस तरह वो वर्क करते हैं, किस तरह फंक्शंस उसका होता है। और नेक्स्ट जो भी हम देखेंगे, मैं आपके सामने जो नेक्स्ट स्लाइड जो स्टार्ट करने जा रही हूँ, उसमें हम आगे जो फर्दर है हमारा वो स्टडी करेंगे। ठीक है, तो पहले तो आप लोग ये बताइए कि यहाँ तक आपको अगर कोई भी डाउट है, कोई भी ऐसा लगता है कि हाँ ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो बताइए। कोई भी डाउट आपको यहाँ तक कुछ भी अगर समझ में नहीं आया है तो यू कैन आस्क मी, आप लोग पूछ सकते हैं जो भी डाउट्स आपको हैं। अच्छा, तो यहाँ तक आप लोगों को सब समझ में आ गया कि डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, किस तरह से ये लोग वर्क करते हैं, कैसे जो है जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास आउट होती है। और जो भी है हमारा अ, सारा जो कुछ भी हमने पढ़ा, तो इसमें क्या है कि अब हम आगे देखते हैं कि किस तरह से क्या क्या चीजें होती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बैक्टीरियोफेजेस। ओके, सो बैक्टीरियोफेजेस साइट 174, इसमें 5386 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। अब ये चीजें हमें सिर्फ ऐसे ही जनरल नॉलेज के लिए हमें देखना है कि कितने, अगर आप याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो याद भी होगा आपको तो अच्छा है कि बैक्टीरियोफेज 5174 में कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, 5386। अब जो बैक्टीरियोफेज लेम्डा है उसमें, नाउ सेकेंड वन इज बैक्टीरियोफेज लेम्डा। तो बैक्टीरियोफेज लेम्डा में कितना बेस पेयर होता है, 48,502 बेस पेयर्स। बेस पेयर्स क्या होता है ये हम आगे डिटेल में देखेंगे कि बेस पेयर्स क्या चीज होती है, न्यूक्लियोटाइड्स क्या चीज होती है। तो अब नेक्स्ट हम देखेंगे ई कोलाई। ई कोलाई में क्या होता है, 4.6 इंटू 10 to the 6 बेस पेयर्स होते हैं। ह्यूमन डीएनए में क्या होता है, ह्यूमन डीएनए में 3.3 इंटू 10 to the 9 बेस पेयर्स होते हैं। तो ये जनरल इंफॉर्मेशन जो हमें याद है तो अच्छा है। ई कोलाई और ह्यूमन डीएनए का तो हम याद रख ही सकते हैं कि बहुत नियर अबाउट है। सबसे ज्यादा आप देखिए ई कोलाई कितना सा होता है, वो छोटा सा होता है, ठीक है, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा बेस पेयर्स हैं, 4.6 इंटू 10 to the 6 बेस पेयर्स होते हैं। और ह्यूमन डीएनए, ह्यूमन तो इतना बड़ा है लेकिन उसमें कितने बेस पेयर्स हैं, सॉरी मैंने गलत बता दिया आप लोगों को। ई कोलाई जो है उसमें कम ही होते हैं, यानी कि 4.6 इंटू 10 to the 6 बेस पेयर्स। तो आप लोग भी ये ध्यान रखिएगा आगे से कि हमें इस वाले पॉइंट पे ध्यान रखना है, ना कि इस वाले पॉइंट पे। ठीक है, तो ये चीज जो है हमें माइंड में रखनी है कि यहाँ से नहीं देखना है, हमें यहाँ से देखना है। अब आप पूछेंगे कि मैम ने आपने गलत क्यों बताया, तो होता क्या है कि हम लोग कभी कभी जल्दी जल्दी में मिस्टेक कर देते हैं, और ये मैं आप लोगों को इसलिए मैंने इस तरह से बताया क्योंकि
जब मैंने स्टार्टिंग में पढ़ा था तो मुझे भी यही लगा था कि इक्वल तो बहुत छोटा होता है, तो उसके जो है बेस पेयर इतने ज्यादा कैसे हैं। तो इस चीज को हमें माइंड में रखना है कि ये वाली जो वैल्यू है इसे हमें ध्यान रखना है। यहाँ 10⁻6 है, यानी ये छोटा है, 10⁻9 है तो ये बड़ा है। यानी कि 9 टाइम्स, क्योंकि होता क्या है बायोलॉजी वालों के थोड़ी मैथ्स वीक होती है, तो यहाँ पे क्या है, 9 0 यहाँ जब लगेंगे इतना बड़ा इतना सारा है, ठीक है। तो ये इतना सारा है, वो आगे चल चल के इस तरह से ये पूरा 9 टाइम्स मतलब, और ये 6 टाइम्स ये, तो इसलिए छोटा कौन सा होगा, 4.6 इंटू 10⁻6। और बड़ा कौन सा होगा, सॉरी 3.3 इंटू 10⁻9 जो है वो बड़ा होगा, ज्यादा होगा। और 4.6 इंटू 10⁻6 जो है वो कम, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट में जब हम देखेंगे डिस्कवरीज, किस किसने क्या क्या डिस्कवरीज की, तो हमें पता चलेगा कि वाकई में क्या क्या चीजें कहाँ से आई हैं, तो हमें ये भी नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे नेचर की। नेचर जो है उन्होंने क्या बताया, न्यूक्लिक एसिड इन न्यूक्लियस। उस उन्होंने सबसे पहले न्यूक्लियस में न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होते हैं ये बताया, और उसका नाम इन्होंने क्या दिया था, उसका नाम इन्होंने दिया न्यूक्लिन। यानी कि जो न्यूक्लिक एसिड है, पहले मिचर क्या कहते थे उन्हें, न्यूक्लिन, मिचर के टाइम पे न्यूक्लिन कहा जाता था। तो बाद में जब डिस्कवरीज हुई, दूसरे साइंटिस्ट आए, तो उन्होंने जो है वो न्यूक्लिक एसिड उसको नाम दे दिया। सेकेंड साइंटिस्ट की बात करेंगे चारगाफ। तो चारगाफ रूल के नाम से भी आप लोगों ने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, कि जो चारगाफ है वो क्या बताते हैं, वो बताते हैं कि एडेनिन की जो अमाउंट है वो थायमिन के इक्वल होती है, और साइटोसिन की जो अमाउंट है वो ग्वानिन की इक्वल होती है। अब हम सब जानते हैं, बेसिक नॉलेज हमें पता है कि एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, ग्वानिन और यूरेसिल क्या होते हैं, ये होते हैं नाइट्रोजनस बेसिस। यानी नाइट्रोजनस बेसिस क्या होते हैं, क्या होते हैं, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन एंड ग्वानिन नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। अब जो डीएनए है उसमें थायमिन प्रेजेंट होता है और आरएनए में यूरेसिल प्रेजेंट होता है। तो जब हम डीएनए की बात करेंगे जनरली, तो एडेनिन की जो अमाउंट है वो थायमिन की इक्वल होगी, और साइटोसिन की अमाउंट जो है किसकी इक्वल होगी, ग्वानिन की इक्वल होगी। अब मैं एक चीज आप लोगों को और बता दूं कि मैं आप लोगों को एकदम बेसिक से पढ़ा रही हूँ, और वो इसलिए बता रही हूँ बेसिक, कि मान लो अगर ये वीडियो कोई छोटी क्लास का बच्चा भी देखता है तो भी उसे अच्छे से समझ में आए। और अगर आप हायर क्लासेस में हैं, बीएससी में, एमएससी में भी हैं अगर, या आप नेट कर रहे हैं, जो भी हायर क्लासेस आप एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें आप लोगों को बेसिक मान लीजिए कभी स्कूल टाइम पे या छोटी क्लासेस में, लोअर क्लासेस में मिस हुआ हो, तो यू कैन रिमाइंड ऑल दीज थिंग्स इन दिस वीडियो, एंड एकदम बेसिक से आप लोग के जो कंसेप्ट हैं वो भी क्लियर हो सके। तो ठीक है, अब हम वापस अगेन कंटिन्यू करते हैं। एक चीज और चार बार बताई थी, G+C रेशियो। तो जो G+C रेशियो है वो स्पीशीज टू स्पीशीज कांस्टेंट होता है। यानी ह्यूमन में अगर मान लीजिए G+C रेशियो 3:6 है, ऐसा होता नहीं है, मतलब ये एग्जैक्ट रेशियो नहीं है, बट मैं एक फॉर एग्जांपल आपको दे रही हूँ। फॉर एग्जांपल मान लीजिए सपोज कि G+C रेशियो इन ह्यूमन स्पीशीज इज 3:6। सो in all human species the ratio will remain same, यानी 3.3:6 रेशियो सभी में इतना ही होगा। कोई भी ह्यूमन हो, यहाँ का हो, अफ्रीका का हो, इंडिया का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, कोई भी ह्यूमन हो, यानी कि जो भी स्पीशीज है, वो स्पीशीज जो है वो उनका G+C रेशियो सब में इक्वल होगा। अब अगर मान लीजिए हम इक्वलाई की बात करते हैं, या मान लीजिए हम एलिफेंट की बात, एलिफेंट में क्या होगा, एलिफेंट में जो भी G+C रेशियो है, मान लीजिए कि उनका G+C रेशियो 7:4 है, तो G+C रेशियो जो है सभी एलिफेंट में 7:4 ही होगा। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया है, ये मैंडेटरी रेशियोज नहीं है, ठीक है। ये आप कीप दिस इन योर माइंड,
सो ये तो हुई चार्ल्स की बात। अब हम आगे बढ़ते हैं, विल्किंस पे आते हैं। तो जो विल्किंस हैं वो हमें क्या बताते हैं, विल्किंस के साथ उनके फ्रेंड और थे, रोजलिंड फ्रैंकलिन, दोनों बात करेंगे। तो वो बात करते हैं डीएनए स्ट्रक्चर की, जो कि उन्होंने किससे एक्सप्लेन किया था, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का यूज करके जो रोजलिन एंड फ्रैंकलिन और जो ये थे, उनके जो फ्रेंड हैं, ठीक है, विल्किंस, उन्होंने और रोजलिन ने, दोनों ने क्या किया, डीएनए का स्ट्रक्चर स्टडी किया कि भाई ठीक है, चलो बैठे हैं लैब में, अब क्या करेंगे, एक्सरे क्रिस्टोग्राफी से चलो डीएनए का स्ट्रक्चर ही देखा जाए। तो आज कुछ काम है नहीं, तो उन्होंने क्या किया कि चलो ठीक है, डीएनए का स्ट्रक्चर ही हम जो है पता करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। साइंटिस्ट ऐसे ही होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, ठीक है स्टडी करना है तो क्या करें, चलो ठीक है आज यही ले लेते हैं, इसी के बारे में कुछ और फर्दर हमें स्टडी किया जाना चाहिए। उन्होंने स्टडी किया तो उन्हें पता चला कि अरे, हम तो सोचते थे कि डीएनए जो है वो तो लीनियर होता है, जैसे कि हम बात करते हैं कि हाँ हमने तो सोचा था कि वो तो काम ऐसा होता है, लेकिन ये तो अलग बात हो गई। जैसे हम सोचते हैं कि भाई 1+1 जो है 11 होना चाहिए, लेकिन हमें जब हमें नॉलेज हुआ, हमने स्टडी किया, तो पता चला कि 1+1 तो जो है वो क्या होता है, 2 होता है। तो इस तरह से फिर डीएनए जो है उनको पता चला कि लीनियर नहीं होता, ये तो डबल राइट हैंडेड डबल हेलिक्स पर उन्होंने स्टडी किया था, जिसकी पिच थी 34 आर्मस्ट्रॉन्ग, जिसको हम 3.4 नैनोमीटर में कहते हैं। और इसके जो बेस पेयर्स थे वो कितने थे, 10 बेस पेयर, यानी कि इन्होंने किसे स्टडी किया, बी डीएनए को। तो ये भी हम आगे स्टडी करेंगे, टाइप्स ऑफ डीएनए, कितने तरह के डीएनए होते हैं, ए डीएनए होता है, बी डीएनए होता है, सी डीएनए होता है, और एक क्या होता है, जेड डीएनए होता है। 4 तरह के डीएनए होते हैं, इनके बारे में हम आगे में डिटेल में देखेंगे। तो अभी फिलहाल विल्किंस एंड रोजरलैंड ने किस पे स्टडी किया, बी डीएनए पर, इस वाले। और इसका जो डायमीटर होगा वो उन्हें कितना मिला, 20 एंगस्ट्रॉम मिला। तो जिन जिन स्पीशीज में बी डीएनए होगा उसका पिच कितना होगा, 34 एंगस्ट्रॉम। और राइट हैंडेड डबल हेलिक्स होगा, और डायमीटर उसका क्या होगा, हेलिक्स का डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉम। तो ये इन्होंने पता कर लिया कि हाँ, अब क्या करें, हमें कोई नई चीज पता चलती है तो हम क्या करते हैं, अपने फ्रेंड्स को बताते हैं कि देखो देखो आज तो हमने ये चीज पता करी, इन्होंने सबको बताया, अपने टीचर्स को बताया, देखिए टीचर हमने आज क्या डिस्कवर पता करा। जब इन्होंने बताया तो फिर क्या हुआ, और फर्दर स्टडीज हुई उनके बारे में। फिर वॉटसन एंड क्रिक आए, वॉटसन क्रिक ने भी डीएनए का मॉडल दिया, तो फिर उन्होंने थोड़ा और नया कि भाई चलो, विल्किन और रोजलिन ने तो इतना पता किया है, हम कुछ और आगे डीएनए के बारे में हम पता करते हैं। तो उन्होंने भी बी डीएनए को पकड़ा, और उसमें उन्होंने राइट हैंडेड डबल हेलिक्स की बताया कि हाँ ये बात तो सही है, विल्किन ने और रोजलिन ने सही बात बोली कि राइट हैंडेड डबल हेलिक्स होता है। फिर नया हम क्या पता करें, तो उन्होंने नया पता करा कि एंटी पैरेलल होता है, और ये 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, इसमें 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, डबल हेलिक्स होता है तो ऑब्वियसली 2 स्ट्रैंड्स होंगे। अब इन्होंने क्या बताया कि जो डीएनए है वो कैसा होता है, डबल हेलिक्स तो होगा लेकिन कैसा होगा, एंटी पैरेलल होगा। एंटी पैरेलल का मतलब है यानी इस स्ट्रैंड का अगर ये 5 प्राइम है, तो ये वाला कौन सा प्राइम होगा, 3 प्राइम। और अगर ये 3 प्राइम है तो ये ऑटोमेटिकली 5 प्राइम हो जाएगा, और ये वाला क्या होगा, 3 प्राइम हो जाएगा, ठीक है। तो ये इन्होंने बता दिया कि ठीक है, इस तरह से जो है इनमें एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स होते हैं। अब जो बैकबोन है हेलिक्स का वो कैसा होगा, तो उन्होंने बताया कि ऑल्टरनेट शुगर फॉस्फेट रेसिड्यूज होते हैं। ये सारी चीजें हम डिटेल में और अच्छे से आगे देखेंगे। तो इन्होंने बताया कि भाई इस तरह से होता है, नाइट्रोजनस बेस भी अटैच होते हैं शुगर में, इनवर्टली होते हैं, और वो मतलब अंदर की तरफ होते हैं। ये तो हमको भी पता है, पर पहले जब पता नहीं था तब उन्होंने क्या बताया कि इस तरह से इसका पूरा स्ट्रक्चर उन्होंने डिटरमाइन किया। कि क्या क्या किया कि एक तो एंटी पैरेलल स्ट्रैंड है, डबल हेलिक्स तो है ही, पर यहाँ पे 3 प्राइम है तो यहाँ 5 प्राइम है।
या और इनमें क्या होता है, ऑल्टरनेट शुगर फॉस्फेट है, यानी कि इस तरह से शुगर फॉस्फेट जो है वो बाहर की तरफ ऑल्टरनेट फॉर्म में होता है। और ये पूरा हम आपको स्ट्रक्चर डिटेल में वो बताएंगे। अभी आप इसको बेसिकली देख लीजिए कि किस तरह से ऑल्टरनेट शुगर फॉस्फेट अटैच होते हैं। और इनवर्ट डायरेक्शन में, यानी यहाँ अंदर की तरफ क्या होगा, इस तरह से बेस पेयर्स होते हैं। हाइड्रोजनस बेसिस यानी कि एडेनिन से कौन जुड़ा होगा, थाइमिन। और साइटोसिन से कौन होगा, ग्वानिन। ठीक है, तो इस तरह से जो बेस पेयर्स हैं ये इनवर्ट फॉर्म में इनमें देखने को मिलते हैं। ओके, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से क्या होता है, ये फॉस्फेट ऑल्टरनेट होता है। देखिए ये दिखाई दे रहा है हम लोगों को कि सबसे पहले क्या है 5 प्राइम, तो 5 प्राइम के यहाँ सामने क्या है 3 प्राइम, और यहाँ पे ऑल्टरनेट फॉस्फेट और जैसे फॉस्फेट, तो यहाँ पे क्या शुगर एच है। ठीक है, यहाँ पे मान लो शुगर है, तो शुगर के सामने क्या है ऑल्टरनेट फॉर्म में फॉस्फेट। तो ऑल्टरनेट शुगर फॉस्फेट जो है वो इस तरह से अटैच डीएनए में रहते हैं। ये किसने हमें बताया, वाटसन एंड क्रिक ने। ठीक है, अब देखिए लास्ट में क्या है, लास्ट में यहाँ 3 प्राइम है और यहाँ पे क्या है 5 प्राइम। ठीक है, तो ये चीज भी हमें यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया है कि वाटसन एंड क्रिक ने क्या हमें मॉडल किस तरह बताया है। तो यहाँ हमने आपको आज बताया कि किस तरह से ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है, और किस तरह से जेनेटिक मटेरियल जो है जनरेशन आफ्टर जनरेशन पास होता है। और हमने एक चीज और देखी कि अलग अलग डिस्कवरीज देखी है, डीएनए के बारे में जाना, आरएनए के बारे में जाना, न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं वो जाना, बेस पेयर्स क्या होते हैं, नाइट्रोजन बेस पेयर्स क्या होते हैं। और भी हम जब इनका फर्दर जब डिटेल में स्ट्रक्चर देखेंगे, अभी तो हम क्या देख रहे हैं, डिस्कवरीज देख रहे हैं कि कौन से साइंटिस्ट ने कौन सी चीज किस तरह से डिस्कवर की है। जब हम पूरा अपने लेवल पे जब कंबाइंड स्टडी करेंगे, सारे जो भी साइंटिस्ट ने थ्योरी दी है वो अलग अलग ना करके कंबाइंड फॉर्म में हम जब देखेंगे, तो हमें पता चलेगा कि वाकई में डीएनए और आरएनए किस तरह से पूरा अटैच होता है। आपको और भी ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा। आई होप यू आर एंजॉइंग दिस वीडियो एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मज़ा आ रहा है इसे पढ़ने में। और एक एक चीज़ बेसिकली मैंने पूरी कोशिश की कि आप लोगों को अच्छे से बेसिक से समझ में आए, ताकि जब हम आगे बढ़ें, तो जब हम कॉम्प्लेक्स में जब जाएं तो हमें वो चीज़ें परेशान ना करें और हम अच्छे से इजीली हर चीज़ को क्लियरली समझ पाएं। तो ठीक है, आज यहाँ तक ही हम एंड करेंगे अपना स्टडी, और अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आगे फर्दर कंटिन्यू स्ट्रक्चर जो भी है स्टडी के साथ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की। और डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, अभी उससे पहले हम कुछ डिस्कवरीज और डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से पढ़िए, और जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आई यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। एंड जल्दी ही मैं आप लोगों को लिंक भी शेयर करूँगी, जिससे कि आप लोग जो है टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। तो उसके थ्रू क्या होगा कि हम एक आप डायरेक्ट भी लिंक के थ्रू जो है क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, यू कैन ऐड देयर। एंड वहाँ पे जो भी ग्रुप है हमारा एसएस साइंस वर्ल्ड का, उस ग्रुप में आप ऐड हो सकते हैं एंड फर्दर स्टडीज अपनी मेरे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपको समझ में आया है अच्छे से